हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ओम्स लॉ और उसकी लिमिटेशंस पढ़ाया था, जिसमें मैंने रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था, है ना। लेकिन हम रेजिस्टेंस को आज थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रीवियस आपको रिवाइज करवाते हुए बताऊंगा ताकि आपको दिक्कत न जाए, है ना। अदरवाइज आप ओम्स लॉ वाला वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस के बाद मैं आपको रेजिस्टिविटी बताऊंगा, ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा इन दोनों पे बेस्ड, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, है ना। एक ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। जैसे कि एक ब्रेकर आता है ना, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो बीच में ब्रेकर आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, आपकी गाड़ी की स्पीड को रेजिस्ट कर रहा है। कौन? ब्रेकर, ठीक है ना। तो ब्रेकर हो गया रेजिस्टर या फिर कंडक्टर, और ये प्रॉपर्टी हो गई उसकी जो स्पीड को कंट्रोल कर रही है ना, वो क्या है? रेजिस्टेंस है। आज हम थोड़ा सा कंडक्टर के अंदर घुसेंगे और हम समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस की एक सिंपल डेफिनेशन ओम्स लॉ से भी निकल के आती है ना, जो कि क्या होती है? R इक्वल्स टू V बाय I, ठीक है ना। इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर मान लीजिए आपने किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है V, ठीक है। सपोज यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे लो पोटेंशियल 0 हो गया सपोज, ठीक है। तो और करंट कितना फ्लो हो रहा है सपोज इस डायरेक्शन में, है ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I सपोज। तो रेजिस्टेंस इज द सिंपली द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो ये हो गया, और ये होता है यहाँ पे कैसा? कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ये होता है, ठीक है। लेकिन फिर हमने ओम्स लॉ की लिमिटेशन की बात की थी कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो सिर्फ जहां तक ओम्स लॉ वैलिड है वहां तक कांस्टेंट है ना, या फिर जहां तक कांस्टेंट है वहीं तक ओम्स लॉ वैलिड है, ये बोलना सही रहेगा। जहां तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है वहीं तक ओम्स लॉ वैलिड है। ओम्स लॉ जहां पे रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, है ना, वहां पे ओम्स लॉ वहां पे वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। तो यानी कि रेजिस्टेंस हर तरफ हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? कांस्टेंट हो, है ना। ये कहीं पे डायनामिक भी होगा, ठीक है, वेरी कर रहा होगा कहीं पे, ठीक है ना, वेरिएबल भी होगा। जहां पे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिस कंडक्टर में वैलिड ओम्स लॉ लग रहा होता है उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें ओबे नहीं करता है उसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज्यादातर क्या होते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, कि हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था बच्चों, है ना। थोड़ा सा इसका मैं डिडक्शन फिर से आपको याद दिला दूं कि हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए L लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, L लेंथ का आपने कंडक्टर लिया, उसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, जिससे I करंट फ्लो होने लग गया उस पे, है ना। I करंट इसलिए फ्लो होने लग गया क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन जो थे उन पे एक फोर्स सेटअप हुआ था ड्यू टू दिस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा था, है ना। फोर्स इसलिए लगा था क्योंकि यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी, है ना। कंडक्टर के अंदर क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो F यहाँ पे क्या हो गया? E इंटू ई, ठीक है ना। इससे यहाँ पे क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा था इस डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होने लगे थे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लग गया था। L लेंथ का कंडक्टर लिया था हमने और क्रॉस सेक्शन एरिया A लिया था, ठीक है। तो फिर आपने देखा कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते थे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने कंसेप्ट लगाया था, आपने एक फॉर्मूला लगाया था आपने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी आपकी, अगर आपको याद आ रहा हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी? म्यू इंटू ई होती थी, है ना। या फिर अलग उसका कंसेप्ट अगर हम देखें तो ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ होती थी, है ना। मोबिलिटी के भी अगर हम बात ना करें, यहाँ पे ए स्मॉल ई इंटू ई इंटू टाउ बाय एम होती थी, जहां पे एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और टाउ यहाँ पे क्या होता था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या होता था? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना, रिलैक्सेशन टाइम, जो हम एक फिक्स मान के चलते हैं किसी कंडक्टर के लिए फिक्स। हालांकि दो कॉलिजन के बीच में अलग अलग होता है, हो सकता है ये, लेकिन पूरा एवरेज एक हम फिक्स मान के चलेंगे।
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म ली हुई है यहाँ पे, है ना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, e जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमने एक और कंसेप्ट देखा था ड्रिफ्ट करंट का, है ना, NaE इंटू VD। यहाँ पे n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, n नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हमने बोल दिया नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एन से डिनोट कर दिया। वीडी का कंसेप्ट हमने यहाँ पे रखा था, वीडी का फॉर्मूला वीडी ई टाउ बाय एम एन ए, जिसकी वजह से एन ई स्क्वायर हो गया था, ई टाउ बाय एम हो गया। तो फिर हमने ई लगाया था क्या, वी बाय एल, है ना। ई क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी डायरेक्शन जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की डिक्रीज होने की डायरेक्शन में होती है ना, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। तो ई इज इक्वल टू क्या होता था, वी बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू वी बाय एल रख देते थे, है ना, ई की जगह वी बाय एल रख दिया हमने, एन ए स्क्वायर वी बाय एल इंटू एम साथ में टाउ, ठीक है। तो टाउ को हमने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया और यहाँ पे वी को लिख दिया, ठीक है ना। अब वी बाय आई निकाला था हमने, वी बाय आई जो कि क्या आया था, एम इंटू एल अपॉन एन ए स्क्वायर टाउ, ठीक। और ये वी बाय आई को आपने क्या बोला हुआ था, आर, यानी कि ये पूरा का पूरा, ये सारी चीजें इसमें कांस्टेंट है, लेंथ फिक्स है कंडक्टर की, एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक मटेरियल का ये फिक्स होता है ना, ए हमने एरिया फिक्स रखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻31 19 कूलम, टाउ यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि कंडक्टर का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एक फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर जो हैं ये क्या बता रहे हैं, क्या करते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर जो हैं ये आपको बताएंगे कि किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, करंट को कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पाओ, है ना, यहाँ पे अगर आप देख पाओ, ये देखिए करंट देखिए आपने, लेंथ जितनी ज्यादा होगी, है ना, लेंथ जितनी ज्यादा होगी करंट उतना कम होगा, लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, करंट उतना कम होगा, ठीक है ना। लाइक दिस, इस टाइप से हम समझ सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ, रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, माइक्रोस्कोपिक की, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं जल्दी से बताऊंगा आपको आगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस आपका फॉर्मूला आपने अभी देख लिया क्या होता है, वी बाय आई, ठीक है ना। वी बाय आई मतलब कि अगर वी किस में मेजर करते हैं बच्चों, वोल्ट्स में मेजर करते हैं, करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस को एसआई यूनिट हमने बोल दिया, रेजिस्टेंस की क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, क्या बोलेंगे, ओम, जिसकी वजह से ही नाम ओम पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये ओम, है ना, इससे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए मुझे 1 ओम को डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा कि जब मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस, है ना, किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा, जिसकी वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तब उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था कंडक्टर, वो क्या होगा, वो होगा 1 ओम का, कितना, 1 ओम, इस लाइक दिस, है ना, ऐसे, यानी कि 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो गई ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है बच्चों, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर और रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर भी बोलेंगे हम, एक अभी एलिमेंट पढ़ने वाले हैं, आपने पढ़ा भी हालांकि, है ना, 10th क्लास में। रजिस्टर एक प्रॉपर्टी, रजिस्टर एक डिवाइस हो, एक एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट, ठीक है, जो कार्बन से मिलकर बना होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। या फिर किसी कंडक्टर के अंदर भी क्या होता है, रेजिस्टेंस। हमारी बॉडी में भी इवन रेजिस्टेंस है ना, बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम जो है हमारा वीक हो जाएगा, है ना, हम कोरोना से लड़ नहीं पाएंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम डिसीज से, किसी भी डिसीज से लड़ पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उस डिसीज को रेजिस्ट करती है, ठीक है। चलिए तो आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर और रजिस्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ये करंट का अपोज करती है, ठीक है ना। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे V को, पोटेंशियल को अगर मैं कांस्टेंट ले लूं, आप जानते फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से, ठीक है। अगर मैं V को कांस्टेंट ले लूं, एक कंडक्टर मैंने ले लिया इस,
और उसमें मैंने करंट बोला कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, सपोज I1 है ना, और रेजिस्टेंस कितना था R1 इस कंडक्टर का सपोज, ठीक है। अभी हटा दे रहा हूं 1 वोल्ट और ये 1 एम्पियर हो गया, ये I1 करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि R1 रेजिस्टेंस था, है ना, I1 R1। अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही लिया, ठीक है, वही कंडक्टर है, सेम साइज का, सेम शेप का, ठीक है, बस मैंने क्या कर दिया, बस अब दूसरा कंडक्टर लिया है जिसका रेजिस्टेंस अलग है। दूसरा कंडक्टर मैंने दूसरा मटेरियल ले लिया, सपोज ये कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया सपोज, ठीक है, और ये R2, ठीक, R2 उसका रेजिस्टेंस उसका क्या है, डिफरेंट है, ठीक, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, सपोज I2, और V फिक्स है, तो V अभी कितना हो गया, I2 R2, ठीक, देखिए I2 R2। अब देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 है, R1 क्या है, ग्रेटर देन R2 है, ठीक है, तो V फिक्स था, V फिक्स है ना यहाँ पे, ठीक, V फिक्स है यानी कि क्या, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2 और I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1 यानी कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अगर R1 ग्रेटर देन R2 यानी कि I1 लेस देन होगा I2 से। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है अगर मान लीजिए तो इसका करंट जो होगा वो कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका करंट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या दे रखा था, कांस्टेंट दे रखा था, वैसे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब थोड़ा सा इसके अंदर घुस के हम बात करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, R इक्वल्स टू व्हाट, m इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस को, ठीक है, रेजिस्टेंस को देखिए, एक कंडक्टर है, आपने कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ आपने अभी भी कितनी ली हुई है, L, है ना, और इसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया, और इसके अंदर बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जो ऐसे तो अभी रेंडमली मूव कर रहे हैं, है ना, ऐसे अभी क्या कर रहे हैं, ये रेंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, है ना, इसके अभी थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहे होते हैं, है ना, जिसमें हम थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी इसकी 0 बोलते थे, लेकिन जैसे हम इसको क्या कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं यानी कि एनर्जी देते हैं बाहर से, तो अंदर क्या बन जाती है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाती है, सेटअप हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगने लगेगा, चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा, कितना, E इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अब वो जो ऐसे रेंडमली कहीं पे मूव कर रहा है वो एक साथ एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, है ना, यहाँ से रिपल्शन फील करेगा और पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन हर बार क्या होगा, जब डेफिनेट डायरेक्शन मूव करेगा तो आयन से टकराएगा, ऐसे से, हाय, है ना, आयन से टकराता हुआ जाएगा, ठीक है, आयन से टकराएगा। अब पहले के कंपैरिजन में ये ज्यादा टकराएगा, है ना, मतलब कि नंबर ऑफ कॉलिजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि आपने जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो फोर्स सेटअप हुआ तो भागने की कोशिश करेगा, भागेगा अगर मान लीजिए तो कॉलिजन करता हुआ जाएगा आयन से, एटम से अंदर जो है ना, तो उससे अगर मान लीजिए वो बार बार टकराएगा और बहुत जल्दी टकराएगा, तो देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम जिसको हमने फिक्स माना हुआ है यहाँ पे, पूरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑब्वियसली बार बार इलेक्ट्रॉन टकराएगा, उसकी स्पीड कम होगी ना, स्पीड कम होगी यानी कि करंट कम होगा यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ये लिया हुआ, तो सपोज का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया N, है ना। अब इसमें से जाने चाहिए, अगर आपको करंट अच्छा खासा चाहिए तो इसमें से नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है वो एक साथ, बात समझ में आ रही है, एक साथ एक ही टाइम पे सारे जाने चाहिए, लेकिन जा पाते हैं क्या, अगर, है ना, एक साथ ऐसे नहीं जा पाते, जाएंगे तो कैसे, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगे सब पे एक सा फोर्स लगेगा, सब एक साथ ऐसे करके जाएंगे और एक ही टाइम पे, T1 टाइम पे या डेल T टाइम पे, है ना, डेल T टाइम पे इसको क्रॉस करना चाहिए, किसको, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा होंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितने ये क्रॉस सेक्शन एरिया को कम क्रॉस कर रहे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो मेन फैक्टर यहाँ पे जो है, ठीक है, टाउ और एन है यहां से, ठीक, टाउ और एन है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं हर पॉइंट पे, है ना, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। अब लेकिन ये तो n तो फिक्स है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया को
क्रॉस कर रहे होंगे। टाउ भी फिक्स है, ई भी फिक्स है, एम भी फिक्स है। तो वेरी क्या कर सकता है अभी इसमें, वेरी यहां पे ये कर सकता है लेंथ और एरिया। मतलब कि यहां से इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि इसकी लेंथ को मैंने डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया या बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, है ना। ये एल लेंथ थी, अब मैंने कितना कर दिया, 2l लेंथ कर दिया। अब 2l लेंथ कर दिया अगर मान लीजिए, और मैं पोटेंशियल अभी भी उतना ही दे रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अभी भी जितना v दिया था तो अभी दूंगा v। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि लेंथ ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ गई इन द सेंस आपने खींच के नहीं बड़ी की, खींच के बड़ी करेंगे हम बात उसकी बाद में करेंगे ना, खींच के बड़ी करेंगे तो क्या होगा, ऐसे बड़ी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया है अगर मान लीजिए, तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस कर रहे थे क्रॉस सेक्शन एरिया को, अभी भी उतना ही करेंगे, क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है इसके, है ना। और पोटेंशियल लेकिन मैंने अभी जितना दिया था पहले उतना ही दिया हुआ है। मतलब कि अब पूरे कंडक्टर को क्रॉस करने में जो अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 2 सेकंड लग रहा था एक इलेक्ट्रॉन को यहां से, सारे यहां के इलेक्ट्रॉन जो हैं यहां से यहां तक आने में v पोटेंशियल में 2 सेकंड लग रहा था, अब लेंथ डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ रही है ना। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो अब तो क्या हो गया, अब यहाँ पे ये हो गया कि लेंथ उसको ज्यादा कवर करनी पड़ रही है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ रही है। डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी अगर मान लीजिए, है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब क्या, अंदर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहां से यहां तक लेट आएगा तो फिर तो आराम से आप बैठे रहो कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो करंट फ्लो होगा तो फिर बत्ती जलेगी, है ना। अंदर क्या हो गया, लेंथ बढ़ने की वजह से अंदर रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसी फैक्टर को हमने देखा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या है, L है। मतलब कि लेंथ इंक्रीज कर रहे हो अगर मान लीजिए तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। लेंथ को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और लेंथ को डिक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कम होता है ना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप सोचो कि आप अपने स्कूल में खड़े हैं, स्कूल के अंदर आप अपनी क्लास में बैठे हैं, ठीक है, वहां पंखा चल रहा है ना, या पंखा लगा हुआ है और उसका वायर जो है वो होके जा रहा है कहाँ, उसका जो स्विच है ना, उस पंखे का जो स्विच है वो कहाँ पे है, आपका जो डोर है, स्कूल का जो डोर है उससे 1 किलोमीटर आगे, है ना। वहां से स्विच ऑन करेंगे तो आपके यहाँ पंखा जलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इतना लंबा वायर होगा तो इतना रेजिस्टेंस मिलेगा कि करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए करंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हमने देखा था, ये एक फैक्टर अफेक्ट कर रहा था जो रेजिस्टेंस को। दूसरा हमने ये देखा कि एरिया अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कर दूं इसका, है ना, एरिया, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि इसका एरिया A है ना, इसका एरिया A है सपोज, और इसका एरिया हाफ कर दिया ना, इसको पतला बना ही दिया, तो देखिए इसका एरिया मैंने क्या कर दिया, हाफ। लेंथ डबल कर दी थी, एरिया हाफ कर दिया था। चलिए लेंथ पे तो हमने बात कर ली, एरिया हाफ कर दिया तो क्या होगा समझिए। इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहे थे वो मैंने बोला सपोज 1000 है ना, 2 बजे डेल्टा टाइम पे 2 बजे, करेक्ट 2 बजे इस पे 1000 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहे थे। क्या आप यहां पे क्रॉस करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया है तो अब क्या उसी 2 बजे अगर इसमें मैं सेम पोटेंशियल दूंगा तो क्या क्रॉस करेंगे, नहीं, ठीक है। अब कितने को क्रॉस करेंगे इस पे, 500, ठीक, क्योंकि एरिया मैंने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस कर रहे थे इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, अब वो कितने कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, आधे कर रहे हैं, समझ लीजिए, है ना, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि आप इलेक्ट्रॉन को इस क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कम जा रहे हैं अगर मान लीजिए तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। कम जा रहे हैं मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब करंट क्या हो गया, कम, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया मतलब करंट क्या हो गया है,
कम हो गया। वायर लंबा भी था और वायर की बात छोड़ दे, लंबाई की बात छोड़ दे, लेंथ की, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कम किए, उसमें से अब कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कम फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कम करंट फ्लो हो रही है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L ऑल्सो। बात समझ में आ रही है? तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है क्या? A, मतलब एरिया कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो गया। बात समझ में आ रही है ना? और यही एरिया इसमें ज्यादा था, है ना, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, यहां से ज्यादा पास हो रहे थे, ठीक है, यहां से ज्यादा पास हो रहे थे, रेजिस्टेंस कम था, करंट ज्यादा था, है ना, इसलिए मोटा वायर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, हाई टेंशन लाइन में देखना इतना मोटा मोटा वायर यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया कीजिए आप, ठीक है। इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। देखिए कंक्लूजन इसका ये निकल रहा है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन नहीं पता, हम तो हटाएंगे इसको, रो L बाय A, ठीक है, ठीक, R इक्वल्स टू रो L बाय A। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं मैं, R इक्वल्स टू रो L बाय A, है ना। तो देखिए यहां पे एक कांस्टेंट लग रहा हूं यहां पे, है ना, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, एक कांस्टेंट, जो अगर मैं इससे इस इक्वेशन से मैच करवाऊं, है ना, इक्वेशन नंबर 1 2, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये जो रो हमने बोला हुआ है, ठीक है, रो ऐसे बनाते हैं, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ, है ना। और इस रो को बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। यहां पे देखिए मैंने मटेरियल को बोला, रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर का होता है, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑफ द कंडक्टर, है ना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का होता है या फिर डिवाइस का होता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, यहां पे आपको कहीं पे V और I नहीं दिख रहा, है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। जैसे कि हमने कैपेसिटर के कंसेप्ट में देखा था, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल्स टू क्या हो गया था, CV, जहां पे C इक्वल्स टू Q बाय V था। लेकिन C ना तो चार्ज पे डिपेंड करता था, कैपेसिटर और कंडेंसर की कैपेसिटी, कैपेसिटर की, है ना तो वो चार्ज पे डिपेंड करती थी, जो चार्ज दिए जाते थे प्लेट्स को, ना ही वो प्लेट्स के अक्रॉस, पैरेलल प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस देते थे उस पे डिपेंड करती थी। ये किस पे डिपेंड करती थी, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A बाय D, उसके डायमेंशंस पे, डायमेंशन मतलब कि प्लेट के साइज पे, एरिया पे और उनके बीच के सेपरेशन पे, और जो बीच में मीडियम यूज किया उस पे। यहां पे सेम रेजिस्टेंस की कहानी है ना, सेम किसकी कहानी है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस भी डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, है ना, इट डिपेंड्स ऑन पहला डायमेंशंस, ठीक है ना, किसका, कंडक्टर का या डिवाइस का, जो भी आप यूज कर, है ना। सेकेंड मटेरियल, सेकेंड टेम्परेचर, हाँ, मटेरियल ऑल्सो, मटेरियल का भी, है ना, जो आपने यूज किया हुआ है उसका, है ना, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक। लेकिन डिपेंड करता है, मतलब यहां पे रेजिस्टेंस कंडक्टर का, ऑब्जेक्ट का, डिवाइस का होता है, ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये पर्टिकुलर एक मटेरियल का होता है, मतलब कि हर मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, लेकिन एक मटेरियल का हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस देखिए वेरी करेंगे ना, रेजिस्टेंस यहां पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है ना,
ये फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं किसको, रेजिस्टेंस को। तीसरा फैक्टर कौन सा अफेक्ट कर रहा है उसको, डायमेंशंस तो हो गए, तीसरा अफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर, है ना, और चौथा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आपने लेंथ इंक्रीज कर दी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, यानी कि हमने देखा ना डायमेंशन में अगर चेंज कर रहे हैं, एरिया आपने इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस घट जाता है, लेंथ इंक्रीज कर दिया तो बढ़ जाता है, डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है वहां पे डायमेंशन चेंज करने पे। लेकिन रो यहाँ पे लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे लेंथ रो का फॉर्मूला देखिए m/n² टाउ, क्या यहाँ पे ये उस पर डिपेंड कर रहा है डायमेंशंस पे, है ना, डज नॉट डिपेंड, है ना, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है ना। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कौन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये ऑब्जेक्ट, ये डिवाइस जो होती है, फैन, कूलर, टीवी, इन सब की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ रही है? ये डायमेंशन के साथ चेंज हो रहा है, ये नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन ये चेंज सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है ना, क्योंकि ये कंडक्टर जो है अगर चेंज नहीं हो रहा है तो एक स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसलिए बोलते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका फिक्स है किसी भी कंडक्टर का, मटेरियल का, है ना। आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी या टेक्स्ट बुक होगी, उसमें रेजिस्टिविटी किस में मेजर कितनी किसकी होती है वो पता होगा आपको, है ना, पूरा लिखा रहता है, ठीक है। ओम मीटर में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। ओम मीटर में कैसे मेजर करते हैं, इसका जो फंडामेंटल फॉर्मूला है R=ρ L/A, इससे अगर आप रो निकालोगे तो रो आ जाएगा क्या, रो आ जाएगा आपका RA/L। अगर आप इसकी यूनिट निकालोगे तो रो हो जाएगा क्या, R यानी कि ओम, एरिया मीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रो जो है वो, है ना, रो कितना हो जाएगा, है ना, रो हो जाएगा ओम मीटर। रो इक्वल टू ओम मीटर नहीं, मतलब कि यूनिट जो है SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ रो, है ना, SI यूनिट ऑफ रो कितना हो जाएगा, ओम मीटर, है ना। तो ये इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होती है, इंसुलेटर की क्या होगी, रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। लाइक ड्राई पेपर हो गया आपका, है ना, पेपर हो गया, वुड हो गया, इसकी सबसे ज्यादा होगी। सबसे कम होती है सिल्वर की, क्योंकि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की, इसलिए, है ना। कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में हम नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में, जो आज हम पढ़ने वाले हैं ना, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हमको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में पढ़ना है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे SI यूनिट ऑफ रो क्या हो गई, ओम मीटर। अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, डायमेंशंस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, है ना, यहाँ ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, किस पे, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब मटेरियल के बारे में कौन बता रहा है कि मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, मटेरियल का ही तो होता है, और मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, ये कौन बताता है, ये फॉर्मूला ρ m/n² टाउ। मटेरियल की प्रॉपर्टीज तो यही बताते हैं ना, जैसे यहाँ पे बता रहा था ये, है ना। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी में मास जो अंदर चार्ज कर रही है इलेक्ट्रॉन का, है ना, वो तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी फिक्स है। तो यहां से आपका रेजिस्टिविटी क्या निकल के आ रही है ना, थोड़ा सा मैं इसको रब करना चाह रहा हूं, आप नोट कीजिए, तो फिर मैं इसको रेजिस्टिविटी को इन डिटेल अच्छे से बताता हूं। समझिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपने क्या देखा, R=ρL/A, है ना, R=ρL/A, जिस या फिर आपने पढ़ा m/ne² टाउ L/A, है ना। जहां पे आपने बोला रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है आपकी ne² टाउ बाय m/ne² टाउ, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट है, मतलब डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रही है रेजिस्टिविटी,
और रेजिस्टिविटी कैसी है, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर जितनी फैक्टर्स है, मास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये सारा का सारा क्या है, किसी एक मटेरियल का फिक्स होता है। जिसमें से अगर मैं बात करूं मास और इलेक्ट्रॉन की, तो कोई भी मटेरियल लोगे आप फिक्स होगा, है ना। किसी भी मटेरियल पे चाहे आप कॉपर लो, एल्यूमिनियम, अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका मास 9.1 इंटू 10^13 kg ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम ही होता है, तो फिक्स है। तो क्या है, अगर हम वेरी क्या कर सकते हैं, वेरी क्या होता है अलग अलग कंडक्टर में, अलग अलग कंडक्टर में वेरी करता है स्टूडेंट्स, वेरी करता है क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम और ई अगर फिक्स हो गए तो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, टाउ के, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के, है ना। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए नंबर डेंसिटी, ये वेरी करेगा। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर जाएंगे, ठीक है, तो टाउ भी क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, अभी हम इसको समझते हैं, जैसे कि, है ना। पहले तो मैं आपको बता दूं रेजिस्टिविटी, अगर मैं यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूं, RA/L हो जाता है ना, जिसपे डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और मैंने अगर एरिया क्या ले लिया, सपोज 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ को क्या ले लिया, 1 मीटर ले लिया अगर, है ना, तो रो क्या हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर सपोज मैं 1 मीटर कंडक्टर ले लिया, मैंने 1 मीटर लेंथ वाला कंडक्टर ले लिया, L इक्वल्स टू 1 मीटर, और एरिया इसका 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, so πr स्क्वायर होगा, रेडियस 1 मीटर का ले लिया सपोज आपने, है ना, 1 मीटर आ रहा है सपोज, तो है ना, मतलब ओवरऑल जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कितना आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर, है ना। तो उस कंडीशन में सपोज ये 10 मीटर का वायर था, है ना, 10 मीटर का वायर था, उस 10 मीटर के वायर में से मैंने 1 मीटर उठा के ले लिया, 10 मीटर के वायर से 1 मीटर वायर काट दिया। अब मुझे इस पे, है ना, जितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा, जितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा वही इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाती है ना। यानी कि क्या बता रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्या बता रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मतलब कि इस पे जितना रेजिस्टेंस होगा, इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाले कंडक्टर में जितना रेजिस्टेंस होगा वही इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। अगर सपोज मैंने बोला ये कॉपर का वायर है तो इसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, और यही अगर मान लीजिए मैंने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाला एल्यूमिनियम वायर ले लिया, ठीक है, तो उसकी कुछ और रेजिस्टेंस होगा, वो हो सकता है उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि वो कॉपर ज्यादा कंडक्टिव होता है ना, तो हो सकता है उसका रेजिस्टेंस जो है एल्यूमिनियम का ज्यादा हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, एल्यूमिनियम की कॉपर से ज्यादा होगी। तो रेजिस्टिविटी क्या डिफाइन करती है, किसी मटेरियल की, क्यों, क्योंकि इसके नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफर करेंगे, अलग होंगे, है ना, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में होता है वो डिफरेंट होगा, है ना। सपोज मैंने बोला कि 2 कंडक्टर हैं, इन 2 कंडक्टर में इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, ये कॉपर है, सपोज ये कॉपर है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स N1 है ना, लेंथ वही L, एरिया भी वही मैंने बोल दिया A, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें पर यूनिट, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम N1 है, ठीक है, और वही लेंथ और वही एरिया वाला आपने कंडक्टर ले लिया, और अब की बार आपने लिया एल्यूमिनियम, क्या ले लिया, एल्यूमिनियम, ठीक है, एरिया वही और लेंथ भी वही है, लेकिन इसके नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि हर मटेरियल के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, कॉपर के ज्यादा होते हैं, N1 ग्रेटर देन N2, अगर N1 ग्रेटर देन N2 है, यानी कि इसकी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इसकी कम होगी, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ जिसकी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके ज्यादा होंगे उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, है ना। अब इसकी नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 है, सपोज इसकी 1, पास होने आ रही। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इनकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, ठीक है, और हर पॉइंट पे होगी, मटेरियल के हर पॉइंट पे, चाहे वो ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे ये वाला कोई सा भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे रेजिस्टिविटी कैसी होती है, फिक्स होती है। जबकि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ना, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है, ठीक है।
तो उसका रीजन है, उसका रीजन देखिए कैसे, उसका रीजन ये है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन को जब फोर्स प्रोवाइड करता हूं या पोटेंशियल डिफरेंस जब देके, है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है, जैसे मैंने V दे दिया, है ना, प्लस माइनस, और यहाँ लो होता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है? वो हमारी कांस्टेंट स्पीड नहीं होती है, वो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जिसे हमने बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी लो पोटेंशियल, लो एनर्जी है ना, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, लो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेटअप होती है ना, और यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, E इज इक्वल टू V बाय L। यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फोर्स कम लगता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगता है? एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट इससे पहले हो, है ना, वो क्या हो जाता है? कोलिजन हो जाता है उसका, है ना, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला, फिर यहाँ से एक आयन से टकरा जाता है, तो रिटार्ड हो जाता है। तो जितना जितना वो एक्सेलरेट होता है तो रिटार्ड हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरे सिस्टम में, पूरे कंडक्टर में वो सिर्फ एक एवरेज स्पीड से चल रहा है। और एवरेज भी क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ कम थी स्पीड, फिर यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी, यहाँ और बढ़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल लो था, फिर यहाँ हाई हुआ, फिर यहाँ और हाई हुआ, यहाँ बिल्कुल हाई हो गया, है ना। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, पोटेंशियल ज्यादा था, तो V इज इक्वल टू, मैंने बोला IR, V इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? IR। अब रेजिस्टेंस हमने बोला कि कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है किसी कंडक्टर का, है ना। मैंने इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोला हुआ है, इस चीज को और ध्यान रखिएगा, है ना। रेजिस्टेंस मैंने बोली इस पूरे कंडक्टर का, सपोज 300 ओम है ना, 300 ज्यादा हो गया, सपोज 30 ओम है, सपोज, है ना। तो 30 ओम है, अगर मान लीजिए इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 30 ओम है, तो इस पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस 30 ओम है। लेकिन मैं इसके अंदर की पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट पे बताइए कितना होगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में भी एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट तरीके से एलिमेंटली, है ना, एलिमेंटल रेजिस्टेंस इसके अंदर होता है, वो एक्ट कर रहा होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ कम होगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ थोड़ा ज्यादा, तो रेजिस्टेंस भी वेरी करता है अंदर, लेकिन ये कंडक्टर का फिक्स है। अगर मैंने बोल दिया कंडक्टर ले आओ ये वाला, तो आपने बोला रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस ही कि 30 ओम है, और चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा? यहाँ पे अगर आप लेंथ चेंज कर दोगे, एरिया चेंज कर दोगे, तो वो चेंज हो जाएगा, है ना। डायमेंशन पे, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, वोल्टेज करंट पे रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं कर रहा, वो कंडक्टर का है ना। लेकिन हर एक पॉइंट पे मैंने बोला रेजिस्टेंस क्या है, अलग, ठीक। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है वो हर पॉइंट पे फिक्स है। रेजिस्टिविटी क्या है यहाँ पे? हर पॉइंट पे, है ना, हर पॉइंट पे फिक्स है। एक मटेरियल की एक सी ही होती है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ना तो वो डायमेंशन पे डिपेंड करती है, ना किसी चीज पे, सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे कि मटेरियल कौन सा है। या मटेरियल इसका कॉपर का और एल्यूमिनियम का लिया था, तो इसकी रेजिस्टिविटी कम थी, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा थी, है ना, ठीक। तो हाँ, अब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मैंने आपको बताया कि जिस नंबर ऑफ कोलिजन ये जितनी जल्दी होंगे, है ना, जितनी जल्दी कोलिजन होगा उतना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, हाई ऑफर कर रही होगा, मटेरियल हाई ऑफर कर रहा होगा, है ना। जैसे कि ये रेजिस्टिविटी हाई ऑफर कर रहा है, इसके नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी कम है ना, और ये इसका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो भी क्या है, कम है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी इसका क्या है, कम है, ठीक है। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी टकरा रहे होंगे, इसकी वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसी की वजह से इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। कॉपर का इसके नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कम है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम है मतलब कि जल्दी टकराएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हाई ऑफर करेगा, ये लो ऑफर करेगा। आया आपको बात समझ में, है ना। और रेजिस्टिविटी का जो की यूनिट मैंने आपको बता ही दिया था। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस ओम में मेजर करते हैं, ये मीटर स्क्वायर में, और ये मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, क्या हो जाएगा, RA/L फॉर्मूला, और ये ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर इसकी SI यूनिट होती है। बात क्लियर हुई आपको? तो ये था रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये था रेजिस्टिविटी
ऑफ द कंडक्टर, जो कि मटेरियल डिपेंडेंट मटेरियल या फिर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी कंडक्टर किसी डिवाइस का होता है। बात समझ में आई है आपको? चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने बोला कि लेंथ इंक्रीज कर दिया, दो चीजें होती हैं, है ना। एक वायर को अगर आपने स्ट्रेच किया हुआ है, वायर इज स्ट्रेच्ड, है ना। वायर का स्ट्रेच होना मतलब कि लेंथ का इंक्रीज हो जाना, लेकिन जब वायर को स्ट्रेच करते हो तो बीच में से पतला होने लगता है, वायर तो लंबी हो गई लेकिन एरिया क्या होने लगता है, कम होने लगता है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक होता है वायर इज जॉइंट, अनदर वायर इज जॉइंट, है ना। अगर दूसरी वायर ज्वाइन करोगे तो लेंथ सिर्फ इंक्रीज होगी, एरिया वही रहेगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन इन बोथ दी कंडीशन वॉल्यूम सेम होता है ना। वॉल्यूम क्या हो गया इसमें, सेम, ठीक। वॉल्यूम दोनों में ही सेम होगा, ठीक है। वॉल्यूम जो होगा वो कैसा होगा, सेम, ठीक है। ये भी सेम होगा, ठीक है। चलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a wire of resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased to twice of its original length. Calculate its new resistance and resistivity. ठीक है। तो सपोज मैंने बोला कि एक वायर हमने जो ले लिया जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम, इनिशियली 5 ओम है, ठीक है, और उसकी लेंथ हमने बोली इनिशियली L है, ठीक, और एरिया A है। तो उस कंडीशन में, है ना, सॉल्यूशन अगर हम देखें यहां पे, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इनिशियली, है ना, कितना है, सपोज R इक्वल्स टू R है, सपोज अभी हम 5 ओम बाद में रख देंगे, है ना। R कितना है, रो N अपॉन A, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अभी कोई चेंज नहीं। अब हम जब इसकी लेंथ को चेंज करेंगे, है ना, लेंथ को क्या कर दिया हमने, इंक्रीज किया, है ना। व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना, तो रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, है ना, बट वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम विल बी सेम। तो सपोज वॉल्यूम सेम है, पहले आपका लेंथ L था और A हो गया, है ना। अब कितना हो गया, अब कितना हो गया, तो सबसे पहले तो हम बात करनी पड़ेगी हमें एरिया कितना हो गया, कि लेंथ तो बढ़ा दिए 2L, ठीक है, लेंथ क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो एरिया में चेंज आया, हाँ चेंज आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसी वायर का, जिसका वायर 5 ओम था, उसी को उसने क्या किया हुआ है, उसी को उसने बोल दिया है कि उसकी वायर को उसने ट्वाइस कर दिया है, तो एरिया में चेंज आया होगा। ध्यान रखिए इस चीज को, ठीक है, एरिया में चेंज आया होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम जानते हैं, पहले कितना था, A इंटू एल, है ना, A इंटू एल, एरिया में चेंज आया होगा। हमने बोला वॉल्यूम सेम रहता है, अब आपने लेंथ बढ़ा दी तो एरिया कुछ कम हुआ होगा ना, क्योंकि मैंने बोला वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A इंटू एल था, और जब आपने इसकी लेंथ को ट्वाइस कर दिया 2L, तो सपोज एरिया A1 हो गया, जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो A1 यहां से क्या आएगा, A1 L से L कैंसिल, AY सम आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लेंथ डबल कर दी, एरिया हाफ हो गया, है ना, मीन्स एरिया बिकम्स हाफ, है ना, ऑफ इट्स ओरिजिनल एरिया, मतलब कि एरिया ओरिजिनल एरिया का हाफ हो गया एकदम। लेंथ डबल एरिया हाफ, तो ऐसे तो होता है, लेंथ डबल की एरिया हाफ, लेंथ चौबल की एरिया 1/4, ठीक है। चलिए, तो मींस एरिया बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल एरिया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस, है ना, न्यू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर क्या हो जाएगा, सपोज R डैश, रो चेंज नहीं होता। आपसे बोला ना रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी सेम होती है ना, रेजिस्टिविटी इज सेम फॉर सेम मटेरियल, है ना, एक मटेरियल की सेम होती है। तो ये आंसर तो आपका हो गया, ये चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतना ही है, रिलैक्सेशन टाइम भी उतना ही रहेगा, क्योंकि ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज इट्स
इंडिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, ये डायमेंशंस ऑफ द वायर, डायमेंशन में चेंज होने से कुछ नहीं होने। तो r इज टू रो लेंथ है ना, लेंथ आपने बोल दी कितनी 12, एरिया आपने बोल दिया हाफ, ठीक है। अब इस पे r डैश इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ऊपर आ गए रो एल बाई ए, रो एल बाई ए जो कि कितना था r था, तो 4 इंटू r है ना, और r डैश आपको गिवन है, सॉरी r गिवन है ना, r कितना है 5 ओम, तो r डैश इक्वल्स टू कितना हो गया 4 इंटू 5, दैट इज कितना 4 इंटू 5 20 ओम, ये आंसर हो गया, ठीक। तो ऐसे निकालना है आप, बस एक ध्यान रखिएगा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा अगर मान लीजिए खींच रहे हो तो, है ना। चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, इसके एक शॉर्टकट भी है। अगर आपको बोलता है कि लेंथ इतनी बड़ी कर दीजिए, है ना, तो जितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आपको पता है एरिया उतने टाइम्स डिक्रीज हो रहा होता है ना, उतने टाइम्स डिक्रीज हो रहा होता है। मतलब लेंथ अगर मान लीजिए 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो एरिया 1/2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो जितने टाइम्स अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस जो होता है, नया रेजिस्टेंस है ना, उसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए, n स्क्वायर इंटू आर। कितने टाइम्स यहाँ इंक्रीज हुआ था, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 2 जा 4 इंटू पहले का रेजिस्टेंस कितना था 5 20 ओम। सिंपल है, एक बार में आंसर आ जाएगा आपका, है ना, शॉर्टकट हो गया आपका। बस एक बार बस ध्यान रखा कीजिए कि अगर वो आपसे बोल रहा है कि किसी वायर को स्ट्रेच करके उसने लेंथ को ट्रिपल कर दिया है, ट्रिपल कर दिया मतलब कि फिर यहाँ आ जाएगा 9 इंटू आर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू जो, जैसे अगर मान लीजिए इसी को ट्रिपल कर देता तो 9 5 जा 45 ओम रेजिस्टेंस ऑफर करता, और वही उतना ही 1/3 एरिया डिक्रीज भी होता है, 1/3 एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता। यहाँ एल था, यहाँ 3L हो जाता, यहाँ A/3 हो जाता, है ना, नया एरिया जो A/3 हो जाता है। बात क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर 1 मीटर लॉन्ग 0.4 mm इन डायमीटर एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, है ना। तो आपको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है ना। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, आपको जो गिवन है वो देख लीजिए, है ना। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, 1 मीटर लॉन्ग, यानी कि वायर की लेंथ दी हुई है 1 मीटर, फिर 0.4 mm इन डायामीटर, डायामीटर दिया है पूरा का पूरा, डायामीटर आपको दिया हुआ है कितना 0.4 mm, ठीक है। 0.4 mm मतलब कि 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, चेंज कर दोगे तो रेस्ट हमको तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो वायर है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, और सिलेंड्रिकल इन शेप है तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई d/2 डायमीटर जो भी है ना, पाई d स्क्वायर बाय 4, क्योंकि r d/2 होता है, r क्या होता है d/2, 0.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है उसका कितना 2, तो बस आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो R इक्वल्स टू होता है रो L बाय A, ठीक है। तो एरिया पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कीजिए, इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको, है ना। एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर यानी कि d/2, है ना, d/2 यानी कि ये आपका 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और इसको 2 बार कर दिया, 0.2 इंटू 10 टू -3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई की वैल्यू रख देना बाद में, रख देंगे हम अभी बाद में, ठीक है, इतनी होती है। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल किया हमने, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 200, ऊपर ले जाओगे इसको तो ये हो जाएगा आपका एरिया, थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 और -8 हो गया, है ना, 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर में ही रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, रो की। तो रो क्या हो जाएगा RA/L, है ना, R आपको गिवन है कितना है 2 है, एरिया आपने निकाल दिया 4 इंटू 10 टू द पावर -8, है ना, 4 पाई भी है साथ में, सॉरी, है ना, पाई मीटर स्क्वायर, तो ये पाई भी होगा
ठीक, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो आप 22/7, ठीक, अपॉन में एल कितना है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा फिर उससे तो, ठीक है, बस आपको इसके बाद सॉल्व कर देना है। ठीक, सॉल्व कैसे करना है आप ये भी समझ लीजिए, है ना। इसकी जगह 3.14 ले लेना, फिर ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्या लेना है, 3.14, है ना, 22/7 3.14, ठीक, 4 2 8, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 8 करने, सिंपल, 8 4 32, 8 1 8 और 3 11, 8 3 24, 25.12, है ना। तो ये आ गया आपका 25.12 ओम मीटर, ये यूनिट ध्यान रखिएगा, ओम मीटर होती है ना। साथ में 25.12 साथ 10⁻⁸ है ना, क्योंकि 10 टू द पावर में ही होगा, ठीक है ना। तो किसी मटेरियल का है यहाँ पे 10⁻⁸, यानी कि किसी मेटल का है ना, कॉपर ऑपर के आसपास का ही होगा, ठीक। तो 25.12 ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कीजिए। से स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूबॉइड बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में ये वाई है ना, एक क्यूबॉइड है, उसको हम उसका एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस अगर हमको ऐसे फाइंड आउट करना होता है, लेंथ ऐसे ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता, अब हमको ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कंडक्टर बताया था, कंडक्टर में एक चीज बताया था आपको कि ये एरिया है, यहाँ ये लेंथ है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है ए, और लेंथ इसके परपेंडिकुलर। क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर मैं एरिया वेक्टर देखूं तो उसके परपेंडिकुलर लेंथ होती है, अगर मैं यहां से यहां ले रहा हूं तो, है ना। तो ऐसे यहाँ पे होगा एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में जो लेंथ होगी, अगर मैं यहां से यहां के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूंगा तो लेंथ जो होगी उसकी हाइट होगी, है ना, ऐसे करके एक्स और वाई के बीच में ये वाला, ठीक है ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया बाकी बचा हुआ, ठीक है ना, एरिया लेंथ इंटू डब्ल्यू, है ना, यानी कि विड्थ ऐसे और लेंथ ऐसी, और ऐसे हमको निकालना है परपेंडिकुलर। क्रॉस सेक्शन एरिया आपने ये ले लिया है, विड्थ, है ना, एरिया आपको क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया W इंटू एल। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो की हर पॉइंट, रो जो होगा वो पूरे मटेरियल के लिए सेम होगा, वो तो चेंज नहीं होगा, है ना, इंटू एल क्या है, लेंथ, यहाँ पे लेंथ की जगह क्या है h, अपॉन एरिया क्या है W इंटू एल, है ना। तो इसका ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों रेजिस्टेंस के और रेजिस्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजी हमें यूज करनी है वो पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर उसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।